हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आशा करते हैं सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में एक नंबर तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट केमिस्ट्री, यानी कि पूरी रसायन विज्ञान के 10 चैप्टर में से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होंगे, मैं आज सारे नियमों का डिस्कशन करूंगा। मैं आज आपको हेनरी का नियम बताऊंगा, मैं आज आपको राउल्ट का नियम बताऊंगा, मैं आज आपको कोलराउस का नियम बताऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो चिंता मत करो, अगर जो भी नया मेरा प्यारा भाई बहन आया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपर हूं, मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, टॉपर ही आपको बनाऊंगा। मेरा वादा है आपसे उतना ही पढ़ाऊंगा जितना बोर्ड एग्जाम में आता है, उससे ना ही कम पढ़ाऊंगा ना ही ज़्यादा पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला नियम क्या होगा, हमारा पहला नियम होगा हेनरी का नियम। क्या सिर्फ हेनरी का नियम पढ़ना है? हेनरी के नियम के साथ साथ हमें और 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। क्या? हमें क्वेश्चन में आता है कि हेनरी का नियम लिखो, व इसकी सीमाएं लिखो, व इसके अनुप्रयोग लिखो। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है क्वेश्चन? भैया जी आप बताओ क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि हेनरी का नियम लिखो व उसकी सीमाएं लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हर साल सीमाएं तो पूछेगा नहीं, अब क्वेश्चन को थोड़ा बदलना होगा, तो बदलने के लिए वो आप यहाँ पर सीमाएं लिखकर अनुप्रयोग पूछेगा। तो मैं आज आपको हेनरी का नियम भी बताऊंगा, उनकी सीमाएं भी बताऊंगा, उनके अनुप्रयोग भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कैसा नियम होता है? आपको बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन कि क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक को पिया है? क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक को पिया है या नहीं पिया? तो ज़्यादातर मेरे प्यारे भाई बहनों का आंसर होगा यस, सभी ने कोल्ड ड्रिंक को पिया होगा। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के टाइम में कैसा लगता है? एक मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी के अंदर एक गैस के बुलबुले भरे हुए होते हैं। तो उस गैस के भरे हुए बुलबुले पर जो आधारित क्रिया होती है वही हमारी होती है हेनरी का नियम। अगर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक को पी है, कभी जीवन में कभी भी कोल्ड ड्रिंक को पिया है, तो इसका मतलब है कि आपने हेनरी के नियम को ही देखा है वहां पर। हेनरी का नियम यही होता है। क्या होता है कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब तापमान क्या है? तापमान स्थिर होना चाहिए। तापमान 25 डिग्री है तो 25 डिग्री रहना चाहिए, वो 27 या 28 या 30 नहीं होना चाहिए। तापमान स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, कोई गैस जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इस तरीके से किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव मतलब लिक्विड। आप पानी मान सकते हो। मेरे पास जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पानी है, मेरे पास यहाँ पर पानी, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मेरे पास ये क्या है? ये द्रव है, द्रव है। तो इस द्रव के अंदर जितनी गैस जाएगी, ये मतलब ये मेरी गैस है और ये गैस इसके अंदर जा रही है, गैस इसके अंदर जा रही है। गैस कैसे घुलेगी इसके अंदर? अब गैस आसानी से तो नहीं घुलेगी। देखो गैस, बलबूले, ऑक्सीजन के बलबूले ऊपर आ रहे हैं। देखो ये बलबूले ऊपर आ रहे हैं ना, किसके बलबूले हैं? ये ऑक्सीजन गैस के बलबूले हैं। पानी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन घुली हुई होती है, याद रखना इस चीज को। तो ऑक्सीजन के बलबूले ऊपर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इस कोल्ड ड्रिंक के बारे में कि मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक है, तो इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भरा जाता है? दाब लगा के, यहां प्रेशर लगाया जाएगा, बहुत तेज दबाव भरा जाएगा। दबाव, जितना दबाव दिया जाता है उतनी ही गैस घुलती है। बस सिंपल हो गया। हेनरी का नियम यही है कि जितनी गैस इसमें घुलेगी, घुलने वाली गैस की मात्रा समानुपाती दबाव, जितना दबाव लगाएंगे उतनी गैस इसके अंदर घुलेगी। सिंपल सी बात है। बस यही हेनरी ने बताया। क्या बताया? कि स्थिर ताप पर, मतलब तापमान स्थिर होना चाहिए। किसी गैस की, मतलब इसके अंदर घुलने वाली गैस, इस द्रव के अंदर किसी गैस की द्रव में विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है? विलेयता का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब इस पानी के अंदर कितनी गैस घुल रही है, इस द्रव के अंदर कितनी गैस घुल रही है, वो किस चीज पे निर्भर करती है? दबाव पर निर्भर करती है। तो क्या है? विलेयता दाब के समानुपाती होती है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी गैस घुलेगी, इसके ऊपर जितना दबाव लगेगा उसके समानुपाती होगी। मतलब हमारे पास कोई पानी है या मेरे पास कोई लिक्विड है, उसके अंदर कितनी हमें गैस घोलनी है। मेरे पास पानी है, मुझे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलनी है। अब गैस कितनी घुलेगी? गैस को घोलने के लिए हमें ऊपर से प्रेशर देना पड़ेगा। अब जितना प्रेशर दूंगा ना उतनी गैस घुलेगी। तो प्रेशर समानुपाती विलेयता मतलब घुलने की क्षमता, विलेयता। तो वही है, यही हेनरी ने बताया था। बस सिंपल सा नियम है,
3 नंबर पक्के करने वाला नियम है, सिंपल सा। तो क्या है हमारे पास कि स्थिर ताप पर किसी गैस की मतलब मेरे पास ये टैंक मेरे पास है, टैंक ले लो, टैंक मेरे पास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी। मैं यहाँ पर बॉटल लूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, बॉटल भी ले सकते हैं, टैंक भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें CO2 घोलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही थोड़ी चली जाएगी, इसके अंदर डालनी है तो ऐसे थोड़ी चली जाएगी, तो गैस है, पानी के अंदर थोड़ी घुलेगी, वो तो उड़ जाएगी, ऊपर उड़ेगी, तो ऊपर उड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर दबाव लगाना पड़ेगा। इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें पिस्टन मेरे पास ये है, इस तरीके से मेरे पास पिस्टन होगी और इससे हम दबाव लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ दाबेंगे, इसको हम अंदर की तरफ दाबेंगे, जिससे ये यहाँ पर घुल जाए, ये यहाँ पर पानी के अंदर घुल जाए अच्छी तरीके से। और ये जब पानी के अंदर घुलेगी, जितनी इसके अंदर दबाव लगाऊंगा, अगर कम दबाव लगाऊंगा तो कम घुलेगी, ज़्यादा दबाव लगाऊंगा तो ज़्यादा घुलेगी। वही है, क्या है हमारे पास नियम जो है हेनरी का, ये सिंपल सा नियम जो है वो क्या है कि P मतलब क्या होता है, प्रेशर समानुपाती X, मतलब जो हमारे पास दाब है, P का मतलब प्रेशर मतलब दाब, समानुपाती X का मतलब क्या है, X का मतलब है विलेयता। तो X का मतलब क्या है, X का मतलब विलेयता, दबाव का मतलब P मतलब दाब, तो X का मतलब विलेयता, P का मतलब दाब। तो क्या है, जितना दाब होगा, जितना दबाव लगाएंगे उस पर, जितना मेरे पास ये बोतल है मेरे पास, बोतल, तो बोतल में मैं घोल रहा हूँ, क्या घोल रहा हूँ, कार्बन, ये पानी है, पानी के अंदर मैं CO2 डाल रहा हूँ। तो CO2 कब जाएगी, जब ज़्यादा दबाव लगेगा, जितना दाब जो होगा जितना ज़्यादा होगा, दाब समानुपाती विलेयता, तभी जितना दबाव लगाएंगे उतनी ही तो ज़्यादा घुलेगी, वही इसकी विलेयता होगी, सिंपल तरीके से विलेयता X। जब हमारे पास ये समानुपाती का चिन्ह है, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो सदैव एक नियतांक आएगा। अब वो नियतांक क्या होगा, नियतांक होगा हेनरी स्थिरांक, क्योंकि ये हेनरी का नियम है, तो हेनरी स्थिरांक नियतांक होगा। क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स हो जाएगा। सिंपल तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हेनरी के नियम का। क्या भैया इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो भैया जी मैं बता दूं, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, मैं बता दूं न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल आएगा अणु संख्या गुणधर्म से, न्यूमेरिकल आएगा मोलरता से, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, यहाँ से शेप और शेप आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा सिंपल तरीके से। इसको याद कर लो या भैया समझ लो, बहुत सिंपल होता है। समझ लो, पानी, इसके बोतल के अंदर पानी है, पानी में मुझे गैस घोलनी है, तो जितना दबाव लगाऊंगा उतनी ही तो गैस घुलेगी। सिंपल है भैया, समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई बहनों को। इसकी सीमाएं क्या हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं है कि हेनरी का नियम हर जगह लागू होता है, हर दाब में लागू होता है, मतलब हर जगह नहीं लागू होता। अब ये कहाँ पर लागू नहीं होता वो देखेंगे। तो हेनरी का नियम जो होता है यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब क्या है कि मेरे पास पानी है, अब पानी मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो घोल दिया, तो अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन है। लेकिन मैंने इसमें 10 चम्मच चीनी डाल दी, 15 चम्मच चीनी डाल दी, अब इसकी सांद्रता जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, पानी चीनी डाल के बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इन द सेंस ये अब तनु नहीं है, अब ये सांद्र हो चुका है, अब ये डाइल्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड बन चुका है। इसलिए तनु का मतलब है पतला विलयन होना, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। और हेनरी का नियम हमेशा तनु विलयनों पर ही लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह कि हेनरी का नियम जो होता है वो निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेनरी का नियम जो होता है बहुत ज़्यादा दाब, जैसे इस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाएं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाब लगाएं, तब ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि गैस पूरी घुल जाएगी इसके अंदर, पानी के अंदर, तब ये नियम लागू नहीं होगा। इस नियम कब लागू होता है, जब हमारे पास विलयन के अंदर निम्न दाब हो, दाब हमारा दबाव कम हो, तापमान ज़्यादा हो, दबाव हमारा कम हो, तापमान बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर जो है वो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जो है हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, ये हमारे रूल है। टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए, दबाव जो है तभी दबाव बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, दबाव कम होना चाहिए, तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यही पॉइंट है हमारा। उसके बाद इसके अनुप्रयोग कहाँ होंगे, मतलब हेनरी के नियम का यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ पर करेंगे, आइए दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पानी है, अब पानी को मैं इस जगह पानी ना मानकर यहाँ पर इसको कोल्ड ड्रिंक मानता हूँ, ठंडा मानता हूँ। तो ठंडे के अंदर क्या होता है, एक मीठा पानी होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है मीठे पानी के अंदर, तो वो भी एक तरीके का हेनरी का नियम ही है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, शीतल पेय बनाने में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वहाँ पर हेनरी का नियम ही यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रियाविधि मतलब फेफड़ों के, जैसे कि मेरे फेफड़े हैं, मेरे फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ,
मतलब मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ तो खून के द्वारा, मतलब मेरे खून के द्वारा फेफड़ों से पूरे शरीर में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरे शरीर से फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल रही है। तो ये भी जो है वो भी हेनरी का नियम का ही एक अनुप्रयोग है। तो ये हमारा देखना पड़ेगा हमें हेनरी के नियम का नियम क्या है। सबसे पहले नियम जान लो कि जितना दबाव होगा उतनी गैस घुलेगी। दूसरा क्या है, इसकी सीमाएं देख लो। तीसरा क्या है, इसके अनुप्रयोग देख लो। ये अगर 3 चीज़ें आप कर लोगे ना तो हेनरी का नियम पक्का हो जाएगा आपका और आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं मेरे सभी छोटे प्यारे भाई बहन दूसरे नंबर के नियम पर, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारा दूसरा नंबर नियम। मैंने बताया ना कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में ये तीनों नियम आ सकते हैं। अब कौन से सेट में आएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, लेकिन 7 सेट में आएंगे, मुझे पता है, इसका विश्वास रखना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारा दूसरा नियम, जिसका नियम है राउल्ट का नियम व इसकी सीमाएं। देखो मैं वही नियम करा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड के 7 सेट में आते हैं। तो 7 सेट की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो 7 सेट को पढ़ाऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा नियम है राउल्ट का नियम। तो इस नियमानुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब क्या होता है, विलायक का मतलब होता है पानी, विलायक का मतलब पानी होता है और विलय का मतलब होता है चीनी, ग्लूकोज, नमक, इस तरीके से, ठीक है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का मतलब क्या होता है, विलय हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय का मतलब क्या होता है, जो वाष्पित नहीं होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में चीनी होती है, चीनी का डब्बा भरा हुआ होता है, तो चीनी के डब्बे को जब आप खोल के रख देते हो, चाहे उसको बंद करके रख दो चाहे खोल के रख दो, वो कम नहीं होगी। अगर खोल के रखोगे तब भी वो उतनी रहेगी, अगर उसको बंद कर दोगे तब भी वो उतनी रहेगी। यानी कि चीनी जो है वो वाष्पित नहीं होती है, उतनी की उतनी रहती है। तो इन ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ, जो वाष्पित नहीं होते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो क्या लिखा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलय का मतलब जो वाष्पित ना हो, मिलाने पर विलय का मोल प्रभाव, अवाष्पशील मिलाने पर प्राप्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मेरे पास पानी है, पानी मैंने चीनी डाल दी, चीनी डाल के घोल दिया पानी को, ठीक है। तो अब विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि चीनी के मोल प्रभाज के बराबर होगा, ये बताया जा रहा है। अब इसको कैसे लिखना हमें गणितीय रूप में, उसको बताते हैं। मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास क्या लिखना है। मेरे पास क्या है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके, विलय के मोल प्रभाज के। बस ये 2 चीज़ों को याद रखो। क्या है कि मैंने जो विलयन बनाया है उसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। यानी कि हमारे पास P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए बराबर क्या होगा, बराबर XB होगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये मेरे पास XB का मतलब है, B का मतलब विलय और X का मतलब मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज ये है, विलय का मोल प्रभाज बराबर है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। P नॉट ए का मतलब है हमारे पास विलायक का वाष्प दाब और PA का मतलब है विलयन का वाष्प दाब। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि बराबर होगा XB के, यानी कि विलय के मोल प्रभाज के। बस यही हमें सूत्र लिखना है, इतनी हमें डेफिनेशन लिखनी है, इतना हमें सिंपल सा सूत्र लिखना है। और सीमाएं मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। क्या है सीमाएं, देखते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट के नियम की सीमाएं कि जहां जहां ये नियम लागू नहीं होता वहां वहां हम देखेंगे। तो क्या है कि यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। मतलब तनु विलयन का मतलब ये होता है कि मेरे पास 1 गिलास पानी है और उसमें मैंने चीनी डाल दी, नमक नहीं डालेंगे। नमक क्या होता है, नमक विद्युत अपघट्य होता है, तो नमक इसमें हम नहीं लेंगे, इसमें हम केवल चीनी लेंगे, ग्लूकोज ले सकते हैं, यूरिया जो खेतों में डाल जाती है यूरिया भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो तनु विलयनों में ही लागू। तनु का मतलब है पतला होना। मेरे पास पानी है, पानी मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी और घोल दिया, तो वो पतला रहेगा, तो पतला है मतलब वो तनु विलयन है। अगर इसमें मैं 10 चम्मच चीनी डाल के घोल दूंगा तो इसका मतलब है कि वो सांद्र हो जाएगा। लेकिन ये जो नियम है केवल और केवल पतले विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्या है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये नियम जो है केवल अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर। पानी में अगर आप एल्कोहल डाल दोगे, पानी के अंदर अगर आप दारू डाल दोगे, दारू तो जानते होंगे आप लोग, पानी के अंदर अगर आप दारू को डाल दोगे तो ये नियम लागू नहीं होगा।
अगर पानी के अंदर आप चीनी को डालोगे, ग्लूकोज को डालोगे तभी लागू होगा। और हाँ, नमक को भी नहीं डाल सकते। नमक को क्यों नहीं डालेंगे? नमक जो होता है, नमक का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक का मतलब क्या होता है? NaCl, यानी कि NaCl होता है। अब NaCl को जब हम गर्म करेंगे या पानी में डालेंगे तो NaCl जो होगा वो Na+ बना लेगा प्लस Cl- बना लेगा। इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है वो आयनों में टूट जाएगा। और ऐसी चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं लेना है। राउल्ट के नियम में राउल्ट ने सख्त मना किया है कि नमक को हम नहीं ले सकते, क्योंकि नमक जो होता है वो विद्युत अपघट्य होता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है। और हमें ऐसे लोगों को नहीं चाहिए जो बिखरते हो, टूटते हो, वियोजित होते हो। हमें वियोजन वाली चीज़ों को नहीं लेना है। तो ये दूसरा है कि यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। मतलब सिंपल सी बात भाई, वाष्पित नहीं होती, भाप नहीं बनती है, बस आवाष्पशील मतलब जिसकी भाप ना बने, बस सिंपल तरीके से याद रखो, ठीक है। उसके बाद यह नियम केवल विद्युत अपघट्य के विलयन में लागू नहीं होता है। मतलब मैंने बताया ना, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि NaCl यानी कि नमक। अब नमक का विलयन है, इसको मैंने गर्म करूंगा या इसको गलित अवस्था में या इसके जलीय अवस्था में ये अपने आयनों में टूट जाता है, इसीलिए मैं नमक को इसमें नहीं डालूंगा। राउल्ट के नियम में नमक अप्लाई नहीं है। उसके अलावा जैसे कि मेरे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी H+ आयन Cl- आयन में टूट जाएगा। मतलब जो अपने आयनों में टूटेंगे उनको हम नहीं ले सकते। तो यही बताया गया है कि यह नियम विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है, ये बताया गया है इसमें। तो आशा करते हैं आपको इनका राउल्ट का नियम, इनका सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला, ये इनका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी तैयार रखना। इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला, इनकी लिमिटेशंस, सीमाएं, तीनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए व इनकी सीमाएं लिखिए। और सूत्र तो आप एडिशनल में लिखोगे ही, जिससे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को ये समझ में आया होगा। और अब बात करता हूं मैं तीसरे नंबर नियम की, जिसका नाम है कोलराउस लॉ और उसके अनुप्रयोग। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए तीसरे नंबर का नियम, जो कि है कोलराउस का नियम। और क्वेश्चन कैसे आता है, मैं वादा करता हूं आप लोगों से और एक तरीके से दावा भी करता हूं, 2020 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, यहां तक कि मेरा जो बोर्ड एग्जाम था 2025 का, उसमें भी आया था कि कोलराउस का नियम लिखो व इसके अनुप्रयोग लिखो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर तैयार कराऊंगा, मैं तैयार कराऊंगा, बिल्कुल समझ के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। क्या है नियम कि कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा अनुप्रयोग भी लिखिए। मतलब कोलराउस का नियम क्या होता है व इसके अनुप्रयोग लिखो, ये पूछा गया है। तो आइए जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियमानुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य हम लेंगे, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब जब आप इसको पहली बार पढ़ोगे तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कैसे, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक विलयन है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक विलयन भरा हुआ है, मेरे पास विलयन है, किसका विलयन है, NaCl का विलयन है, NaCl मैंने इसमें NaCl डाला तो Na+ हो गया और Cl- हो गया। तो जब हम NaCl को विलयन में जब हम डालते हैं तो क्या होगा, Na जो है वो प्लस बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका मोलर चालकता निकालेंगे। अब इस विलयन की जो है मोलर चालकता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्या है कि दोबारा से इसको पढ़ के सुनाता हूं मैं, कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या होती है, λm। तो क्या होती है, λm इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो बराबर होती है किसके, बराबर होती है धनायनों की मोलर चालकता। मतलब λm इन्फिनिटी प्लस, ये धनायन है, वह λm इन्फिनिटी माइनस मतलब ऋणायन, इनके योग के बराबर होती है। योग मतलब जोड़ के बराबर होती है। क्या होगा, λm इन्फिनिटी प्लस λm इन्फिनिटी माइनस, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ये क्या है, ये हमारे पास धनायन की मोलर चालकता है, मतलब पॉजिटिव आयन। ये मेरे पास जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है। तो सोडियम और क्लोरीन की मोलर चालकता जुड़ेगी तब पूरे विलयन की मोलर चालकता निकल के आ पाएगी। वही है कि टोटल मोलर चालकता क्या होगी, धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता, धनायन प्लस ऋणायन की दोनों की मोलर चालकता का योग हमारा होगा विलयन की मोलर चालकता। तो इस तरीके से हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की, ये नियम से हम निकालते हैं। तो इस नियम के अनुप्रयोग क्या है वो आप देखते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है कि जल के आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में हम जल का आयनिक गुणनफल इसी नियम से ज्ञात करते हैं। उसके बाद अनंत तनुता पर मोलर चालकता
ज्ञात करने में। तो अनंत तनुता पर मतलब बहुत ज़्यादा तनु विलयन हो उसमें हम इसकी मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तीसरा नंबर क्या है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों को तीनों नियम समझ में आए होंगे। मैंने आपको हेनरी का नियम बताया, राउल्ट का नियम बताया और उसके बाद मैंने आपको कोलराउस का नियम बताया और सभी में आपको सीमाएं बताई, लेकिन इसमें आपको सीमाएं नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको केवल और केवल नियम और अनुप्रयोग आएंगे, सीमाएं नहीं आएंगी। जितना आपको पढ़ना होगा उतना मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कितना पढ़ाना है। मैंने केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 70, मतलब मैंने 65 नंबर स्कोर किया था 70 में। तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है भैया, एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहा हूं कि इसमें जितना बताऊं उतना ही पढ़ना होगा आपको। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को दिल से धन्यवाद।